इंट्रोडक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में आइडियल गैस पढ़ लिया, रियल गैस पढ़ लिया, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस पढ़ लिया। अब हम आते हैं लिक्विड स्टेट पे। हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग पहले। लिक्विड स्टेट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला, मॉलिक्यूल्स जो है थोड़ा पास पास होते हैं, जैसे मतलब गैसेस में थोड़े दूर दूर थे, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर देन गैसेस। इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसेस से ज्यादा पास में होते हैं। दूसरा पॉइंट, इट कैन चेंज द शेप, मतलब कि ये इट कैन टेक शेप ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ गैसेस में हमने लिक्विड स्टेट में क्या देखा कि लिक्विड स्टेट जो है कंटेनर का शेप ले सकता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि ये जो है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे फोर्स लगाता है या प्रेशर लगाता है। वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे ये प्रेशर लगाता है। चौथा पॉइंट क्या होता है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस से ज्यादा होती है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मोर देन गैसेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, गैसेस से ज्यादा होती हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस से ज्यादा होती हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा तो होती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है कि मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने से रोक सके। सो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो लिक्विड कैन फ्लो। लिक्विड जो है फ्लो कर सकता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें सबको पता होती है। लिक्विड में ज्यादा पास होती है, फिर शेप ऑफ द कंटेनर ले सकता है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर लगाता है, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं गैसेस से, फिर लिक्विड फ्लो कर सकता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच इतना फोर्स नहीं था कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने से रोक सके। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हमने जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी पढ़ी थी, उसकी बेसिस पे हम कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। पहला प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए ये हो गया कंटेनर, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। अब देखिए इसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है ये देखते हैं। यहां मॉलिक्यूल है, 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 यहां मॉलिक्यूल है। अब देखिए मॉलिक्यूल्स जो है रेंडमली मूव कर रहे हैं, लिक्विड है, लिक्विड में मूव करते रहते हैं थोड़े थोड़े, तो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, थोड़े से टेम्परेचर चेंज से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मतलब कि बाहर निकल सकते हैं लिक्विड से। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इनका, मॉलिक्यूल्स जो है बाहर निकल सकते हैं टेम्परेचर चेंज की वजह से। थोड़ा भी टेम्परेचर है तो अब क्या है, अब हमारा गैस कैसा चेंज हो जाएगा, कंटेनर में कैसा सिस्टम हो जाएगा, ये हमारा लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं और ये वेपर्स हैं। तो अब क्या है कि ये है वेपर्स ऊपर इसके और ये लिक्विड्स। जब वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब वेपर प्रेशर
मतलब वेपर्स का प्रेशर, ये बाउंड्री लाइन जब खत्म हो जाती है, मतलब कि यहां से मॉलिक्यूल्स जाना वेपर में बंद कर देते हैं और वेपर से इसमें लिक्विड में आना बंद कर देते हैं। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मॉलिक्यूल्स ऐसे जाते हैं, कुछ वेपर स्टेट में जाते हैं, कुछ लिक्विड स्टेट में आते हैं, कुछ वेपर स्टेट में जाते हैं, कुछ लिक्विड स्टेट में आते हैं। जब ये नेट मूवमेंट बंद हो जाता है, मतलब कि इधर का प्रेशर इधर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस इक्विलिब्रियम प्रेशर को कहते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का डेफिनेशन लिखते हैं, the equilibrium pressure of vapor is called as vapor pressure. The equilibrium pressure of vapor is called वेपर प्रेशर। हमने देखा इक्विलिब्रियम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऐसे जाते हैं वेपर्स में, वेपर से लिक्विड में आते हैं। जब ये इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, तो उस प्रेशर को कहते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से एक बहुत ही अच्छा टर्म रिलेटेड है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं क्या होता है। वेपर प्रेशर से डिराइव, मतलब वेपर प्रेशर के ऊपर ये डिफाइंड होता है टर्म बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, व्हेन वेपर प्रेशर इज equal to the atmospheric pressure, then it is called as, then the temperature is called as बॉइलिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखा हमने? जब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट। अब देखते हैं कैसे काम होता है इसमें बॉइलिंग में। कुछ पॉइंट्स हैं बॉइलिंग में। ऑलवेज इन ओपन कंटेनर। बॉइलिंग क्या होती है? हमेशा ओपन कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में बॉइलिंग नहीं हो सकती है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि बॉइलिंग के समय वेपराइजेशन जो है पूरा अंदर से पूरा बल्क वेपराइज होने लगता है। वेपोराइजेशन occurs in whole liquid। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये लिक्विड है, जब हम बॉइलिंग करते हैं तो वेपराइजेशन जो है, पहले क्या था, खाली सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपर बन रहे थे और इधर से ऐसे सरफेस पे आ रहे थे, सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर बन रहे थे, इधर से ऐसे आ रहे थे। जब बॉइलिंग होने लगेगी तो इधर के मॉलिक्यूल्स भी वेपर बनेंगे, ऐसे ही ये साइकिल चलता जाएगा। यही होता है वेपराइजेशन ऑकर्स इन होल लिक्विड। ये हमने देख लिया कि हमेशा ओपन कंटेनर में करेंगे, क्योंकि हमने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट वो है जिस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो जाता है। जब कंटेनर ओपन है तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन जब हम लीड बंद कर देते हैं, मान लीजिए ढक्कन बंद है कि इस ढक्कन की वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है जो कि हम डिफाइन कर सकते हैं, जो कि बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज आकर इन ओपन कंटेनर। अब बॉइलिंग पॉइंट में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे हम जब
द बॉइलिंग पॉइंट एट 1 bar pressure is called standard boiling point. The boiling point at 1 bar, और हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट एट 1 bar इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट वाटर का देखते हैं। वाटर का हमें पता है H2O का बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें जानना है कि ये कम क्यों होता है। स्टैंडर्ड कम इसलिए होता है क्योंकि 1 atm इक्वल टू 1.013 बार। ये हम देख रहे हैं, एक एटीएम बड़ा होता है। अगर बाहर का प्रेशर बढ़ा है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उस प्रेशर तक पहुंचने के लिए। हमने देखा कि इक्विलिब्रियम प्रेशर व्हेन इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन वी सेड अ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट अगर प्रेशर बढ़ा है तो टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, तो इसलिए H2O का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट 99.6 डिग्री होता है। तो ये था वेपर प्रेशर और उससे बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के कुछ यूजेस देखते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का कुछ यूजेस। पहला पॉइंट ये होता है कि इन हिली एरिया इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कुक फूड। वह खाना बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। ज्यादा टाइम क्यों लगता है? क्योंकि वहां प्रेशर जो है कम होता है। एट हायर एल्टीट्यूड्स, मतलब ज्यादा ऊंचाई पे प्रेशर कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम लगता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है, तो इसलिए इसमें खाना बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि दूसरा पॉइंट होता है सर्जिकल में। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए हम लोग जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा के किसी तरीके से लीड वगैरह से बढ़ा के उसको हम वाटर की बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाते हैं। हमें सफाई करनी होती है, स्टरलाइज करना होता है, तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा के हम लोग वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाते हैं। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। अब हम पढ़ते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है द फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। लिखते हैं हम इसका डेफिनेशन, द फोर्स पर यूनिट लेंथ on the line drawn on surface of liquid is called as surface
टेंशन, सरफेस टेंशन जैसे देखिए मान लीजिए लिक्विड सरफेस है, मान लेते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये लिक्विड सरफेस में हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो जो ये फोर्स लगता है सरफेस टेंशन को मान लीजिए हम गामा से डिनोट करते हैं, लेटर गामा। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, F/L। सरफेस टेंशन क्या होता है, F/L। इसका न्यूटन पर मीटर हो गया यूनिट। हमने क्या देखा, द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स है ये है सरफेस टेंशन। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है सरफेस एनर्जी। अब हमने सरफेस टेंशन के बारे में देखा। सरफेस टेंशन क्या होता है, द फोर्स परपेंडिकुलर टू द लेंथ ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। अब हम देखते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड to increase the surface area of liquid is called as the energy required to increase the surface area of the liquid by 1 unit is called as surface energy। क्या है हमारा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बाय 1 यूनिट इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। और देखते हैं सरफेस एनर्जी में कैसे ये, मतलब कि 1 यूनिट सरफेस एरिया बढ़ाने में किसी लिक्विड मॉलिक्यूल का क्या होते हैं, उसे सरफेस एनर्जी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सरफेस एनर्जी का यूज क्या होता है। जैसे देखिए पहले हम देख लेते हैं सरफेस टेंशन आता कैसे। हमने बोला था कि हम लिक्विड स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड थर्मल एनर्जी के बेसिस पे। हम देखते हैं, हम सरफेस एनर्जी पे फिर से आएंगे। देखते हैं पहले सरफेस टेंशन होता कैसे है, क्या बेसिकली इसके पीछे क्या रीजन है। जैसे देखिए किसी कंटेनर में लिक्विड है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। अब हम 2 मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं, एक मॉलिक्यूल यहां है और एक मॉलिक्यूल यहां है। अब इन मॉलिक्यूल्स पे देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे लगेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस पर इधर 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 इधर, इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से एटम मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है, तो इसके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चारों तरफ से लगेंगे। लेकिन इस मॉलिक्यूल पे जो सरफेस पे है, इस पे क्या है, केवल इधर की तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस पर फोर्स कैसे लगाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। देखा हमने कि जो सरफेस में मॉलिक्यूल है उनको अंदर की तरफ केवल मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, बाहर कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होता है इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे डिफाइन किया कि अंदर वाले मॉलिक्यूल पे चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस पे यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है। लेकिन जो सरफेस पे है, सरफेस वाले को सारे मॉलिक्यूल्स अंदर खींच रहे हैं, तो यहाँ पे एक टेंशन डेवलप होता है, इसे कहते हैं सरफेस टेंशन। ये हमने फिजिकली देखा कैसे सरफेस टेंशन होता है। अब हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन देखा, अब हम देखते हैं कि इसके कुछ यूजेस। जैसे पहला, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। अब सवाल आता है कि रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों होते हैं। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज जो सर्कल का सरफेस एरिया है सबसे कम होता है, मिनिमम सरफेस एरिया, सेम वेट के लिए मिनिमम सरफेस एरिया। तो मिनिमम सरफेस एरिया क्या हुआ, इसका सबसे सरफेस एनर्जी सबसे कम, तो इसमें एनर्जी सबसे कम वेस्ट होगी। तो एवरी लिक्विड मॉलिक्यूल
वांटेड टू डिक्रीज इज सरफेस एरिया, बिकॉज हमने सरफेस एनर्जी पढ़ा, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से सरफेस एनर्जी बढ़ती है। तो क्या है, एवरी लिक्विड वांट्स टू डिक्रीज इट्स सरफेस एरिया। ये देखिए, ये रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल इसीलिए होते हैं क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है। दूसरा, मरकरी ड्रॉप्स भी, वो भी स्फेरिकल होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कैपिलरी में वाटर का राइज करना, कैपिलरी ट्यूब में वाटर का राइज करना भी एक सरफेस टेंशन की वजह से होता है। देखिए, कैपिलरी ट्यूब ये है, अगर वाटर इसमें हमने फिल किया, तो क्या होता है कि कैपिलरी में ऐसे शेप बन जाता है, वाटर ऐसे फिल किया हमने, यहां पे क्या है, ये सरफेस टेंशन जो उसे पुल किए हुए है, ये सरफेस टेंशन है जो उसे पुल किए हुए, सरफेस टेंशन इतने वाटर मॉलिक्यूल के लिक्विड के वेट को उठाए हुए है, यहां भी सरफेस टेंशन काम करता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल थे सरफेस टेंशन के, स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स, कैपिलरी ट्यूब में राइज, मरकरी का स्फेरिकल थे, ऐसे ही कई एग्जांपल्स हैं सरफेस टेंशन के। अब हम पढ़ते हैं विस्कोसिटी, थर्ड प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है कि रेजिस्टेंस टू लिक्विड फ्लो, इसको क्या कहते थे, विस्कोसिटी एक तरह का फ्रिक्शन है, वाटर्स के लेयर्स को मूव करने में जो फ्रिक्शन लगता है उसे कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी देखते हैं कैसे, वाटर्स लेयर्स कैसे होते हैं। ये मान लीजिए, ये 3 वाटर सरफेसेस हैं, 3 लेयर्स हैं, 1 2 3। अब क्या है, मान लीजिए इसका बीच वाले वाटर सरफेस का लेयर्स का, इसका क्या है, इसका u वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी u है, और इसका मान लेते हैं u प्लस du है, ऊपर गए, नीचे जाने में मान लेते हैं u माइनस du है, और इसका एरिया a है। तो विस्कस फोर्स क्या होता है, F विस्कस इक्वल टू ईटा a dv बाई dz, du बाई dz। dz क्या है, दो लेयर्स के बीच में जो सेपरेशन है उसे dz कहते हैं। अब हम देखते हैं, हमने देखा F विस्कस क्या होता है, ईटा a du बाई dz, ईटा एक कांस्टेंट की तरह आया है, हम यहां जो आता है फोर्स, हमने इक्वेशन लिख दिया, देखते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, जितना एरिया रहेगा उतना फ्रिक्शन आएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई dz, जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना कम फोर्स आएगा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dz, जितना ज्यादा स्पीड रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन आएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई dz। सो यहां से हम एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट ईटा इंट्रोड्यूस करते हैं, ईटा के बारे में जानते हैं। ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, हमारा था F इक्वल टू ईटा a du बाई dz, F इक्वल टू ईटा a du बाई dz था, तो हम ईटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स, द विस्कस फोर्स between layers of liquid for
1 मीटर स्क्वायर एरिया, सरफेस एरिया एंड 1 यूनिट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? du बाई dz। du बाई dz को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक्स के या डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जब हम निकालते हैं तो उसे ग्रेडियंट बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डिफिनेशन क्या होता है? द विस्कस फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड फॉर 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया एंड 1 यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। 1 यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए जो विस्कस फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का हम लोग यूनिट देख लेते हैं। विस्कोसिटी का यूनिट F इक्वल टू ईटा ए डी बाई डी जेड, तो F बाई ए इंटू डी यू बाई डी जेड इक्वल टू ईटा। हमें जब भी यूनिट, किसी का यूनिट ऐसा यूनिट निकालना हो तो बेसिकली क्या करते हैं, हम इक्वेशन को जिसका निकालना है उसके इक्वल करते हैं, फिर हम लिखते हैं F इक्वल टू न्यूटन, डी यू इन मीटर, ए इन मीटर स्क्वायर, डी जेड इन मीटर। तो हमें क्या मिला? अगर न्यूटन को भी चेंज करें, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर, फिर मीटर, फिर मीटर। यूनिट कन्वर्जन बेसिकली यूनिट निकालना है तो उसका सबका यूनिट रखो और जो आता है वो लिख दो। तो हम रखते हैं एम 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 एम। क्या आया हमारा? केजी पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर। सो हम क्या कह सकते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये एसआई यूनिट। इसको सीजीएस यूनिट में हम लिख सकते हैं और उसको बोलते हैं पॉइज। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, इसका एसआई यूनिट होता है पॉइज। अब हम देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ये कैसे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए ये लेयर है, लेयर 1, ये लेयर 2 है। अब लेयर 1 और लेयर 2 के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेंगे। तो अगर लेयर 1 और लेयर 2 के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेंगे, अब ये दोनों लेयर्स मूव करना चाहेंगे। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमें ऐसे तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स आता है फ्रिक्शन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। ये हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू देखा। तो ये था हमारा विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने लिक्विड स्टेट पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमने देखा कि गैसेस में सबसे ज्यादा, सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फिर लिक्विड्स में, फिर सॉलिड्स में। उसमें थर्मल एनर्जी में हमने पढ़ा, गैसेस में सबसे ज्यादा थर्मल मोशन होता है, थर्मल एनर्जी, फिर लिक्विड्स में, फिर सॉलिड्स में। फिर गैसेस स्टेट में हमने पहले आइडियल गैस लॉ पढ़ा। गैस स्टेट में पहले हमने पढ़ा था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज गैसेस की। फिर आइडियल गैसेस पढ़ा। आइडियल गैसेस में हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, गेल-लुसाक लॉ पढ़ा, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा। फिर उसके बाद हम गए थे आइडियल गैस इक्वेशन पे, पीवी इक्वल टू एनआरटी पे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन पे गए। फिर हमने एक कंबाइंड गैस इक्वेशन निकाला था, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये कंबाइंड गैस इक्वेशन निकाला था। फिर हमने डेंसिटी और मोलर मास के रेस्पेक्ट में निकाला था, D इक्वल टू PM बाई RT निकाला था। फिर हम आ गए थे रियल गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या करती है? ये आइडियल गैस लॉज को डिफाइन करती है
किसी थ्योरी से हम पहले हमने एक्सपेरिमेंट से आइडियल गैस लॉ निकाले, फिर आइडियल गैस लॉ को प्रूव करने के लिए उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने प्रपोज किया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 2 पॉइंट थे, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड था कि वॉल्यूम ऑफ दी मॉलिक्यूल्स इज वेरी नेग्लिजिबल। ये 2 पॉइंट थे जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उनकी वजह से रियल गैसेस में डेविएशन आता है आइडियल बिहेवियर से। रियल गैसेस में हमने वॉन डेर वाल्स इक्वेशन पढ़ा। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन था क्या था, P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल टू nRT। ये हमने रियल वॉन डेर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस पढ़ा। इसमें A एक पैरामीटर था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए, B पैरामीटर था वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। ये हमें मिला था वॉन डेर वाल्स इक्वेशन से। फिर इसी में हमने पढ़ा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, Z इक्वल टू PV बाई nRT इक्वल टू V रियल बाई V आइडियल। ये हमने पढ़ा Z इक्वल टू PV बाई nRT, V रियल बाई V आइडियल। जब V इक्वल टू 1 होता है तो उसे कहते हैं आइडियल गैस। जब V ग्रेटर देन 1 होता है तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। जब V लेस देन 1 होता है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। ये हमने Z में देखा था। फिर हमने देखा लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस में हमने देखा थॉमस एंड्री कर्व CO2 के लिए जो था वही सारी गैसेस फॉलो करती हैं। CO2 के लिए हमने उसमें एक पढ़ा, एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैसेस कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड्स इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा। फिर क्रिटिकल प्रेशर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसे क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। तो क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम डिफाइंस कि किस पॉइंट के बाद वो लिक्विड स्टेट में होगा। थॉमस एंड्री कर्व में हमने देखा कि एक पॉइंट पे पहले जनरेट होता है लिक्विड या फॉर्म होता है, फिर उसके बाद एक कर्व होता है जिसमें वेपराइजेशन, मतलब कि दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। फिर 4th पॉइंट था उसी में एक हमने देखा कि हमें बिना इक्विलिब्रियम स्टेट में गए हुए कैसे हम जा सकते हैं सीधे गैस से लिक्विड में। ये बात हमने देखा था लास्ट में लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस में। फिर लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के बाद हमने पढ़ा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे हमने वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी पढ़ा। ये थे हमारे चैप्टर में। अब जो हमने पहला पढ़ा था कि क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल इन इक्वेशंस के बेसिस पे कर सकते हैं। और थ्योरी जो है वो हमने जो बताई वो, और क्वेश्चंस उसी थ्योरी और इन्हीं इक्वेशन से आएंगे। सो थैंक यू सो मच।